हेलो गैस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए द स्मार्ट लर्निंग कैंपस के अंतर्गत बीटेट, सीटेट, यूपीटेट तथा सुपर टेट के लिए विशेष सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हिंदी सब्जेक्ट को पूरे सिलेबस के साथ कवर किया जाएगा। तो आज से हिंदी का पहला टॉपिक वर्णमाला शुरू करते हैं। वर्णमाला। तो वर्णमाला वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजन होते हैं, सबसे पहले स्वरों की बात करते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर। कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन जो होते हैं 33 होते हैं। 11 और 33 हो गए। स्वर 11, व्यंजन 33। अयोगवा। अयोगवा क्या होते हैं? दो होते हैं, अंक और आहा। अंक और आहा अयोगवा हो गए। इसके बाद बात करते हैं अयोगवा को थोड़ा सा डीपली जानने की कोशिश करते हैं। अयोगवा क्या होते हैं? अयोगवा को अगर हम लोग तोड़ के देखें तो उसमें आ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब जोड़ना, वाह का मतलब होता है ढोना। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग आ से लेकर आहा तक जब पढ़ते हैं तो इसमें 13 वर्ण होते हैं। मुख्य रूप से 13 वर्ण होते हैं। 13 वर्ण होते हैं। लेकिन इसमें जो शुरू के 11 होते हैं वो होते हैं स्वर, प्लस जो दो होते हैं वो क्या होते हैं? ये होगा स्वर, और जो ये दो होते हैं वो अयोगवा होगा। कहने का मतलब ये है कि इनको जोड़ते नहीं, स्वरों में इनकी गिनती नहीं होती, फिर भी इनको साथ में ढोना पड़ता है, यानी रखना पड़ता है। इसलिए इनको अलग एक नाम दिया गया, अयोगवा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अयोगवा आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं, आगे देख लेते हैं आकव व्यंजन की बात। हम लोग द्विगुण व्यंजन पहले से देख लेते हैं। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? द्विगुण या फिर उत्क्षेप व्यंजन, ये होते हैं ड़ा उढ़ा। द्विगुण नाम आ जाए या फिर उत्क्षेप व्यंजन, दोनों का मतलब सेम होता है, ड़ा उढ़ा। इसके बाद आक्तव व्यंजन। आक्तव व्यंजन क्या होते हैं? जा और फा। इसमें नीचे जो बिंदु लगे होते हैं वो नुक्ता होती है। जो नीचे बिंदु होती है वो क्या होती है? नुक्ता होती है। फिर बात करते हैं हम लोग बात कर लेते हैं एक बार व्यंजन को विस्तार रूप से जानते हैं। जो व्यंजन होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से व्यंजन होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 5 वर्ग होते हैं। का, चा, टा, ता, पा। ठीक। ये सारे हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। का खा गा गा अंगा, चा छा जा जा इया, टा ठा डा ढा डा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। तो इसमें टोटल 25 हो गए। टोटल संख्या कितनी हो गई? 25। स्पर्श व्यंजनों की टोटल संख्या अगर आ जाए तो 25 लगानी है। फिर बात करते हैं हम लोग, स्पर्श व्यंजन के बाद आ जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या रा ला वा। या रा ला वा। इसके बाद आखिरी ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इसमें ऊष्मा निकलती है। तीनों इसमें सा आएंगे और हा आएगा। ये देखिए, ठीक है ना। तो ये हमने पहला हो गया, पहला स्पर्श व्यंजन हो गया, दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन, तीसरा हो गया ऊष्म व्यंजन, और चौथा देखिए नीचे लिखा है संयुक्त व्यंजन। ये देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है ना। दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसको अगर हम लोग तोड़ें तो सम प्लस युक्त में टूटेगा। जैसे छा है, छा का और सा से मिलकर बना हुआ है। त्रा जुत्ता और रा से मिलकर बना हुआ है। ज्ञा है, यहाँ से मिलकर बना हुआ है। सरा, शा और रा से मिलकर। इसमें नोट पॉइंट करने वाली ये बात है कि इसमें जो हलंत लगाना है वो पहले अक्षर में लगाना है। कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, दूसरे वाले में हलंत लगा देते हैं, जो गलत हो जाता है। पहले वाले वर्ण में हलंत लगता है। फिर बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं, यानी कि वो स्वर होते हैं जो बड़े होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से? जैसे आ, ई, ऊ, री। ये देख के ही पता चल रहा है कि ये बड़े हैं, इसलिए दीर्घ स्वर बोला गया। फिर बात करते हैं गुण स्वर। गुण स्वर कौन कौन से होते हैं? ए और ओ गुण स्वर होते हैं। वृद्धि स्वर कौन से होते हैं? वृद्धि स्वर होते हैं अ और ओ। ये अ और अवृद्धि स्वर होते हैं। अगर हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग संधि पढ़ते हैं तो हम लोग वहाँ पे देखते हैं गुण स्वर में ए और ओ संधि में बन जाता है, वृद्धि स्वर में अ और औ बन जाता है। तो ऐसे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं गुण में और वृद्धि में। फिर बात करते हैं अर्ध स्वर की। अर्ध स्वर कौन होते हैं? अर्ध स्वर दो होते हैं, या वा। अर्ध स्वर कौन होते हैं? या वा। या ई और आ से मिलकर बना है, ऊ और आ से वा बनता है। ये हो गए अर्ध स्वर। फिर बात करते हैं लुंठित और प्रकंपित।
लुंठित और प्रकंपित, जिनमें प्रकंपन होता है, जिनमें प्रकंपन होता है उसको लुंठित वर्ण बोलते हैं। इसमें रा है, रा में कंपन, विशेष रूप से कंपन होता है। जब वर्ण को बोला जाता है तो इसमें कंपन सुनाई देता है। फिर पार्श्विक या पार्श, पार्श्विक या पार्श की बात करते हैं तो इसमें ला, ला ध्वनि होती है। फिर नीचे बात करते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? तो अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है ना। किसी वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है अनुनासिक, इस अनुनासिक व्यंजन, ठीक है ना, अनुनासिक व्यंजन। इसको फिर ऑब्लिक करके नासिक व्यंजन भी बोलते हैं, नासिक के, ये नासिक के व्यंजन होते हैं। ये नासिक व्यंजन होते हैं कौन कौन से? इंग्या, इया, ण, न, म, ठीक है ना। तो इनको नासिक व्यंजन या फिर नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं अब हम लोग श्वास की मात्रा के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण 2 तरीके से किया जाता है। श्वास की मात्रा के आधार पर, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है थोड़ी, प्राण माने वायु, यानी कम वायु, जिसको बोलने में कम वायु उच्चारित करनी पड़े या कम हवा निकले, उसको क्या बोलते हैं? कम वायु निकले, उसको अल्प प्राण बोलते हैं। इसके लिए एक सूत्र भी दिया गया है, जैसे वर्गाणाम प्रथम तृतीया पंचमाना यश्चाल प्राणा। किसी वर्ग के वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। अल्प यानी पहले, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, यानी कहने का नंबर 1 पर जो आएगा, ठीक है ना, 1, 3, 5, वो सारे कौन से होंगे? अल्प प्राण होंगे। और बाद में यड़, यड़ के अंतर्गत, यड़ एक प्रत्याहार होता है, इसके अंतर्गत 3-4 अक्षर या फिर 4 वर्ण आते हैं, या, रा, लावा, ठीक है ना। तो यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा किसी वर्ग का अक्षर और या, रा, लावा, ये सारे क्या होंगे? अल्प प्राण। फिर बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण के अंतर्गत पहले सूत्र को देखते हैं, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलस्य महाप्राणा, यानी इसमें पहला, तीसरा, पांचवा हो गया था अल्प प्राण में। अब जो शेष बचे यानी दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा, ये हो गया दूसरा और ये हो गया चौथा, ठीक है ना। दूसरे नंबर का ये हो गया, ये हो गया चौथे नंबर का। बाद बाकी शल प्रत्याहार के अंतर्गत तीनों शाह और हा, ये हो गया महाप्राण। तो महाप्राण को हम लोगों ने देख लिया, दूसरा, चौथा। और सल प्रत्याहार यानी कि जितने भी ऊष्म व्यंजन होंगे वो सारे किस में आएंगे? क्या? महाप्राण में आएंगे। फिर बात करते हैं स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके आधार पर भी 2 भागों में व्यंजनों को बांटा गया है, अघोष और सघोष। अघोष ध्वनियाँ क्या होती हैं? अघोष ध्वनियाँ जो वर्ण की पहली और दूसरी ध्वनि होगी वो अघोष कहलाएगी। इसको डीपली जानते हैं। अघोष, आ माने घोष, आ माने नहीं, घोष माने ध्वनि, जिसकी इसमें ज़्यादा ध्वनि नहीं देनी पड़ती, नाक से ज़्यादा ध्वनि नहीं देनी पड़ती, वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसमें मुख्य रूप से पहला, दूसरा वर्ण आता है। किसी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों स्वा जो आएंगे, सा, तीनों सा, वो अघोष के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो शेष बचेंगे सघोष में क्या होता है? सा माने सहित, घोष माने ध्वनि, यानी कि इसमें ज़्यादा ध्वनि देनी पड़ती है सघोष व्यंजन। इसमें शेष जो बचेंगे यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तो आएगा, साथ में यारा, लावा भी आएगा और हा भी इसी में आ जाएगा, ठीक है ना। हा भी इसी में आ जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं सघोष व्यंजन में हा की जो ध्वनि है, व्यंजन की कौन सी ध्वनि को सघोष या अघोष में रखा गया है? तो हा ऐसी एक ध्वनि है जिसको सघोष में रखा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए सूत्र लिखा हुआ है। सूत्र नहीं भी याद होता है कोई बात नहीं, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सूत्र आराम से याद हो जाएगा, इससे आपको आसानी रहेगी। फिर पहला सूत्र आ कुहा विसर्ग नियानाम कंठा। तो आ यानी छोटा, बड़ा, फिर का से मतलब है का वर्ग, और हा से मतलब ये हा, और विसर्ग अगर लगा होता है तो यानी इसका कंठ से उच्चारण होगा। फिर बात आती है इचु यशानाम तालु। ई से मतलब है छोटी, बड़ी, चा से मतलब है चा वर्ग, और या और सा, ये देखिए या और सा अगर आते हैं तो सा से सलजम वाला सा, तो यानी कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। फिर बात करते हैं उपु पद्यमानियानाम ओष्ठो। तो इसमें छोटा हो और बड़ा हो, फिर बाद में पा वर्ग, फिर पद्यमानियानाम यानी कि पा जो फा से पूर्व जो इस तरीके का जो सिंबल लगता है उसको पद्यमानियानाम बोलते हैं, ठीक है ना, पद्यमानीय। तो ये उसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। फिर बात करते हैं ऋतुषणाम मूर्धा। मूर्धा से कौन कौन उच्चारित होते हैं? तो दोनों री, फिर टा वर्ग और बाद में रा और शा, ठीक है ना, षटकोण वाला सा, ठीक, ये मूर्धा से इनका उच्चारण होता है। फिर लितुलिशानाम दंता, तो ली हो गया, फिर हो गया ये ता वर्ग, इसके बाद हो गया ला और ये सा, ठीक है ना।
तो इसका उच्चारण दंत से होता है। फिर बात करते हैं ए दे तो कंठ तालु। ए दे यानी ए और ए का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ और तालु से। आपको सूत्र बहुत आपको सूत्र याद करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि अगर सूत्र याद रहेगा तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे और जल्दी से इसका आंसर निकाल पाएंगे। फिर बाद में अवधो तो कंठोष्टम, ठीक है ना, यानी ओ और औ। ओ और औ अगर आता है तो उसका उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ और ओठ से। फिर नीचे आते हैं, फिर वकारस दंतोष्टम। आखिरी जो सूत्र है वकारस दंतोष्टम, तो इसका उच्चारण कहाँ से होगा? दंत प्लस ओर से, वाह। ये देखिए ये वाह जो है ये वाह, इसका दंत और ओठ से होगा। इसकी हम लोगों ने बात कर ली थी नासिक के व्यंजन की, ठीक है ना। इसके लिए ये भी सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य, जिसे नासिका व्यंजन होते हैं, ठीक है, नासिक के व्यंजन होते हैं। फिर बात करते हैं, एक नोट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। उस व्यंजन में आने वाली जो हा ध्वनि होती है स्वर मानी जाती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसी कौन सी व्यंजन ध्वनि है जिसको स्वर माना गया है, तो हा एक ऐसी ध्वनि है जिसको स्वर माना गया है। बाद बाकी अब बात कर लेते हैं, हम लोगों ने व्यंजन के बारे में उसके प्रकार भेद देख लिए थे, अब एक बार स्वर के भी भेद देख लेते हैं। तो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण यानी समय मात्रा के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वो तीन होते हैं, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हस्व स्वर क्या होता है? जिसमें बहुत कम समय लगता है बोलने में, वो हस्व स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ ई उ री, ठीक है ना, इसमें समय मात्रा कम लगती है। इनको मूल स्वर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि मूल स्वर किन्हें बोलते हैं, इन्हीं को मूल स्वर बोलते हैं। इनमें समय की मात्रा बहुत कम लगती है, ठीक है ना। फिर दीर्घ स्वर आता है। दीर्घ स्वर में जो समय लगता है वो दुगना समय लगता है हस्व स्वर की अपेक्षा। जैसे आ ई उ ए ओ औ, ये दीर्घ स्वर में आएंगे। बाद बाकी प्लुत स्वर जो होते हैं 3 गुना समय लगाते हैं हस्व स्वर की अपेक्षा। जैसे ओम, ठीक है ना, राम, या फिर ओ, ठीक है ना, ये 3 टाइम्स में मात्रा लगा दी गई है। तो ये 3 प्रकार के हो गए। फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के इसमें भी होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। ये देखिए अग्रस्वर, अग्रस्वर में 4 इसमें भी आएंगे, ई और ए। फिर मध्य स्वर में केवल आ आता है, अ, मध्य स्वर में केवल आ आता है। पक्ष स्वर में आ उ, बड़ा ऊ आएगा, ओ और औ, ये पक्ष स्वर में आएंगे। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि अग्रस्वर में इनमें से कौन सा अग्रस्वर नहीं है, तो इसमें 3 तो ऑप्शन सही देगा, एक कोई पश्च स्वर या मध्य स्वर का आंसर डाल देगा। तो इसमें आपको छांटना है कि इसमें कौन सही है कौन सा गलत है। फिर बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर या जीभ के भाग के उठने के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार के बताए गए हैं। पहला संवृत, दूसरा अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। संवृत में कौन सा आएगा? ई आएगा और उ आएगा। अर्धसंवृत में ए ओ, विवृत में आ आएगा, और अर्धविवृत में ए औ और आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी हम टिक भी देंगे आने वाले वीडियो में कि इसको कैसे याद करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। तो 2 प्रकार के होते हैं, वर्तुल और अवर्तुल। वर्तुल सर किसे कहते हैं? जिसमें मुंह खुला रहे, सर्कल टाइप का मुंह खुला रहा है, या फिर इलिप्स टाइप का मुंह अगर खुला रहेगा, ठीक है ना, तो वर्तुल स्वर होता है। जैसे ऊ बोलेंगे तो उसमें मुंह सर्कल या इस टाइप में बन जाएगा, ऊ ओ औ, इस टाइप से। तो ये वर्तुल स्वर हो गए। अवर्तुल स्वर क्या होते हैं? अवर्तुल स्वर वो होते हैं जो जिनमें मुंह सर्कल टाइप से नहीं खुलेगा, जैसे आ ई ए। तो ये सारे हो गए अवर्तुल स्वर। तो हम लोगों ने पहले चैप्टर, हिंदी फर्स्ट चैप्टर में वर्णमाला का पूरा टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। इससे रिलेटेड बहुत ही मुश्किल है जो बाहर फंसे, पूरा आपको हमने बता दिया है। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर से आएगा। अगर आप बिहार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, सारा कंटेंट इससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी अगर आपको समस्या फिर भी लग रही हो तो कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, शुक्रिया।